हेलो क्लास बच्चों, आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं आपके राजनीतिक पोर्शन से ले रहे हैं सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, सबको पता है जो विश्व में शासन प्रणालियाँ होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र। देखो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं शासन प्रणालियों से। ठीक है, कि शासन व्यवस्थाएं दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में एक ही शासन प्रणाली नहीं, मतलब एक ही शासन व्यवस्था नहीं है। कुछ देशों में लोकतंत्र है जिसमें अपन भी शामिल है, भारत देश। कुछ देशों में अभी भी राजाओं का शासन है, राजतंत्र है। वहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ शासन व्यवस्था है, मतलब सेना का जो है प्रभाव है उन शासन व्यवस्थाओं में। तो ये जो अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र को शासन व्यवस्था में सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, और लोकतंत्र एक प्रचलित शासन व्यवस्था भी अपन कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा इसको पसंद करने वाले लोग जो हैं लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था इसको माना जाता है। तो ऐसा क्या है लोकतंत्र में कि इसको जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ लोग लाना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों में एक शब्द इस्तेमाल करूँगी, चुनौतियाँ। जीवन में सबकी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, चुनौतियों का मतलब क्या है, कुछ मुश्किलें। अब मुश्किलें जो होती हैं, कहते हैं समस्या आती है उसके साथ उसका समाधान भी आता है, मतलब उसका हल भी आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र के सामने भी कई चुनौती हैं। चुनौती से हम उन देशों की बात करेंगे जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र को लाना एक सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र की स्थापना करना। वहाँ की जनता संघर्ष कर रही है लोकतंत्र लाने के लिए, पर वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है, मान लीजिए किसी राजा का शासन है या किसी तानाशाह का शासन है, को शासन व्यवस्था, वो अगर अपनी गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो सत्ता से उतरना ही नहीं चाहते हैं, तो वहाँ की जनता जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रही है, तो वहाँ पे लोकतंत्र लाना आसान नहीं होता है। एक जमी जमाई व्यवस्था को हटाना, फिर वहाँ एक नई व्यवस्था को लाना, फिर उस व्यवस्था का वहाँ पे विस्तार करना, उसको वहाँ पे मजबूती मिलना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लोकतंत्र के सामने भी कई चुनौतियाँ। तो हम भारत के लिए कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र तो ऑलरेडी है, तो कई देशों में नहीं है, तो वहाँ पे लोकतंत्र को लाना सभी चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को वो एक बेहतर शासन व्यवस्था मानते हैं। क्योंकि हमने इसकी अगर देखें परिभाषा, तो उससे इसका एक पूरा अर्थ निकलता है। यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इसकी परिभाषा, आप लोगों ने भी सुनी होगी, अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। अमेरिका में सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यहाँ पर इनके जो राष्ट्रपति रहे हुए हैं उन्होंने इसकी परिभाषा जो दी, लोकतंत्र की जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन जो होता है या व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्र कहलाती है। और भी विद्वानों ने परिभाषा दी है, तो सबसे ज़्यादा जो सटीक इसकी परिभाषा आती है वो इन्हीं की आती है यहाँ पर। ठीक है, अब लोकतंत्र की इन्होंने जो परिभाषा दी है वही इसकी विशेषता भी होती है लोकतंत्र की। कैसे विशेषता, कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जो भी हमने परिभाषा में लिखा तो है ही जनता का, क्योंकि जनता। अच्छा, लोकतंत्र को हम एक नाम और देते हैं, वैसे तो और कई नाम हैं, जनतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है, तो यहाँ पर जनता का शासन, तो इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र भी हम इसको कहते हैं। क्योंकि जनता जो होती है, अब आपको व्यवस्था मालूम है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारते हैं, खड़ा करते हैं, चुनाव में प्रतिनिधि होते हैं वो। तो जनता उन प्रतिनिधियों को चुनाव में अपने वोट दे करके, जिसको अपन कहते हैं वयस्क मताधिकार, इसके द्वारा वो उनको चुनती है। तो ये क्या हो गया कि जनता ने सीधे शासन नहीं किया, जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया। मतलब उन्होंने पहले अपने प्रतिनिधियों को जिताया, फिर उन जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। ये भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो रूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं जब लोकतंत्र की,
तो लोकतंत्र में दो व्यवस्थाएं होती हैं। कई देशों में संसदीय लोकतंत्र है और कई में अध्यक्षात्मक। अब हमारे भारत में है संसदीय लोकतंत्र। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली व्यवस्था बच्चों ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था जो हमारे संसद होती है, यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है कि राष्ट्र का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जैसे ब्रिटेन में राजा, और वह जो होता है नाम मात्र का होता है। वास्तविक सत्ता जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो हमने ये इसका संसदीय रूप लिया। ये इसका प्रमुख उदाहरण आता है कहाँ? ब्रिटेन से। एक इसका रूप होता है अध्यक्षात्मक, जहाँ पे सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के हाथ में। इसका उदाहरण आता है अमेरिका। तो ये दो रूप हो जाते हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और एक रूप और है बच्चों मिश्रित, मतलब ये जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र है इसका हम लोग करें। इसके अलावा एक होता है जिसमें दोनों व्यवस्थाएं हैं, संसदीय भी है और अध्यक्षात्मक। इसका उदाहरण आता है बच्चों स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इन दोनों का मिश्रित रूप, मिक्स जिसको अपन कहते हैं, वो रूप यहाँ पर पाया जाता है। तो हमने अपने देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था ली है वो संसदीय लोकतंत्र है, जो हमने इसका प्रमुख आदर्श उदाहरण जो अपन देखते हैं ब्रिटेन है, इंग्लैंड, और अध्यक्षात्मक में उदाहरण आता है अमेरिका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसमें जो रूप आते हैं, या भी हम विशेषता तो देखेंगे। इसके पहले यहाँ समझा देती हूँ मैं कि जो शासन व्यवस्था है हमने इसको मान तो लिया कि सबसे लोकप्रिय सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, और इसके भी कुछ रूप है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और अगर किसी से पूछा जाए तो कई बच्चे कहते हैं हम तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आते हैं क्योंकि हम तो जनता सरकार को चुन रही। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसमें जनता सीधे शासन करती है, कानून बनाती है, जो विधि निर्माण वो कर रही है, इसके अलावा वो नीतियाँ नियम कानून जो लागू कर रही है। ठीक है, यहाँ पर वो सीधे ही बड़े विभागों में लोगों की नियुक्तियाँ भी करती है, मतलब कुछ एक समूह को ये अधिकार वहाँ पर दिया जाता है सीधे। तो ये प्रत्यक्ष जो है प्रजातंत्र। ये उदाहरण स्विट्ज़रलैंड में है। पुराने समय में भी हुआ करता था, पर ये छोटी जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं वहीं पे सक्सेस हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश में ये पॉसिबल नहीं है। पुराने समय में आप पढ़ते थे कि भाई गांव में ही कई निर्णय ले लिए जाते थे, तो उस समय भी छोटे समूह में तो काम हो सकता है। तो ये व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में भी थी, और वर्तमान में ये जो व्यवस्था है ये स्विट्ज़रलैंड के 5 प्रांतों में है, 5 कैंटन जो है वहाँ पर इसकी ये व्यवस्था। और जब हम अपनी बात करते बच्चे तो हम आते हैं अप्रत्यक्ष में, मतलब जनता सीधे जाकर के नहीं बैठ रही है। आप मतलब जो वोट देने वाले हैं वो जाकर के शासन नहीं कर रहे हैं। तो हम किसके जरिए शासन कर रहे हैं? जिनको हमने जिताया, जो चुनाव में खड़े हुए प्रतिनिधि बन करके, जो किसी न किसी राजनीतिक दल से, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो होती हैं उससे संबंधित होते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में खड़ा करती हैं, फिर जनता अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग करते हुए इनको चुनाव में अपने बहुमूल्य वोट देती है। फिर जिस पार्टी के कैंडिडेट सब जगह से भरपूर मत लेकर के, बहुमत लेकर के जीत जाते हैं, तो वो बहुमत दल वाली पार्टी कहलाती है। मतलब इसको क्या मिला है? बहुमत, मतलब जनता का सभी तरफ से इसको जो है एक पसंद किया गया है। तब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कहलाता है, जहाँ पर फिर जो प्रतिनिधि जीत के पहुँचे हैं ये अपने में से एक मुखिया का चयन करते हैं, और फिर ये जो मुखिया होता है वो देश को चलाता है, देश का शासन करता है। जैसे कि देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री, राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए, और एक सरकार अपने यहाँ और है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, स्थानीय सरकार। उसमें स्थानीय लेवल पर लोकल गवर्नमेंट के तौर पे चुनाव किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखी कि कैसे इस तरह से हमारे यहाँ अपन ने 2 व्यवस्थाएं देखी, एक तो संसदीय, एक अध्यक्षात्मक, और 2 तरह के रूप देखे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र।
फिर हम बात आते हैं कि भाई लोकतंत्र की जो हम विशेषता है, जो हमने अभी परिभाषा देखी थी अब्राहम लिंकन की, कि जनता का शासन। तो अभी हमने क्लियर कर दिया इसको कि जनता का शासन क्या होगी, कि जनता के पास इससे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिला है इसको अपनी सरकार चुनने का, अपनी सरकार बनाने का। तो जनता का शासन जनता द्वारा निर्मित है ही, जनता ने ही इसके लिए कार्य किया है, उसने ही अपना बहुमूल्य वोट दे करके और ये शासन को निर्मित किया है। तीसरी इसकी विशेषता आती है, लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। साधन का मतलब, लोकतंत्र में हम इसके पढ़ने से पहले बताते हैं कि कई लोगों को लगता है कि लोकतंत्र अगर देश में आ जाता है तो लोकतंत्र हमारी हर समस्या का इलाज है। जैसे अपन कहते हैं ना, हर बीमारी का इलाज दवा होती है, तो कहते हैं लोकतंत्र हर मर्ज की एक दवा है। या उनके मन में एक धारणा है कि लोकतंत्र आ जाएगा तो एक जादू की छड़ी है और वो हमारे सारे कार्य को कर देगा, या हमारी सब समस्याओं का निपटारा कर देगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इसकी विशेषता में लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। मतलब लोकतंत्र आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने का तरीका बता सकता है, उसके लिए वो आपको बेहतर अवसर दे सकता है, ठीक है। पर चलना तो आपको ही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि किसी व्यक्ति को शिक्षा लेनी है, बच्चों को शिक्षित करना है, तो उसके लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस खोल रखे हैं। किसी को अपना इलाज करवाना है तो सरकार ने उसके लिए सुविधाएं दे रखी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं। पर चलना तो आपको ही पड़ेगा, वहाँ तक जाना तो आपको ही पड़ेगा। आपको कहीं अगर किसी जगह यात्रा करनी है तो यात्रा करने के लिए आपको जो परिवहन के साधन दे रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपको एक बेहतर अवसर जो है दे सकता है, उस पर चलने के लिए आपको साधन जुटा सकता है। तो लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। ये आपके पक्ष में इस तरह की स्थितियाँ कर सकता है जिस पे चल करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक इसकी विशेषता है, जनता के प्रति उत्तरदायी। सरकारें जो बनती हैं ये अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि सार्वजनिक हित के लिए इनको कार्य करने होते हैं। लोकतंत्र में व्यक्तिगत हित का मामला नहीं होता है, क्योंकि ये तो सार्वजनिक हित, समाज के हित के लिए कार्य कर रही हैं। इनके जो एजेंडे होते हैं, इनके जो अपने वायदे होते हैं, ये जनता के लिए ही होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं अपने हर कार्य के लिए। और जनता जब समझती है कि भाई इनने हमारे लायक कार्य नहीं किया, तो जनता फिर उनको बदलने का अवसर भी मतलब इनको मिलता है जनता को। लोकतंत्र एक विकासशील शासन है। मतलब लोकतंत्र का अगर अपन पुराना इतिहास देखें तो लोकतंत्र जो है निरंतर विकास करता जा रहा है, इसका जो स्वरूप बदलता जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा इसका दायरा हो गया है। सर्व कल्याण की भावना आ गई है, सर्व विकास की भावना आ जाती है, सबका साथ जो है इसमें है, सभी वर्गों के लिए इसमें कार्य किया जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र एक विकासशील शासन व्यवस्था, विकासशील निरंतर विकास करता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा देखी, कुछ ये उदाहरण देखे संसदीय अध्यक्षात्मक के। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के भीतर जो अभी तक हमने देखी इसकी विशेषता, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लोकतंत्र में गुण कौन कौन से, क्या क्या गुण। गुण तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी अपन थोड़े गुण इसमें देख रहे हैं और यहाँ पे अभी हम इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क भी देखेंगे कि कई लोग जो इसको जो है अच्छा मानते हैं, सबसे बेहतर मानते हैं, तो इसके पक्ष में तर्क देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी कुछ अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, इसमें कुछ खामियां कमियां देखते हैं, क्या है। फिर एक आता है जहाँ पे लोकतंत्र है और जहाँ लोकतंत्र नहीं है, उनमें क्या अंतर है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोकतंत्र में इसको शामिल करते हैं। तो चलिए अभी एक बार अपन यहाँ देख लेते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं। पक्ष है ना, उसके फेवर में जो लोग इसको पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसका पक्ष हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनता एक सबसे बड़ा अधिकार जो है इसको मिला हुआ है कि ये अपने शासकों का चुनाव करती है। देखिए सबसे बड़ी पावर मिल रही है, जबकि जहाँ पर साथ के साथ हम इसके अंतर भी देखते जाते हैं। लोकतंत्र के एक अंतर में पहली बात कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, जबकि गैर लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति, ठीक है, या व्यक्ति समूह के हाथ में ताकत होती है, वही सारे निर्णय लेती है। जनता से यहाँ नहीं पूछा जाता है, जनता की राय की कोई अहमियत नहीं होती है।
जबकि लोकतंत्र में जनता की राय की अहमियत होती है। जनता अपनी राय तो व्यक्त कर रही है वोट के जरिए, मतदान के जरिए। तो जनता शासकों का चुनाव करती है, मतलब चुनाव होते हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ चुनाव है, किंतु गैर लोकतंत्र में, मतलब जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ दूसरी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे बन के राजतंत्र। अब राजतंत्र में तो वंशवाद होता है कि राजा है, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पूरा खानदान जो होता है पहले से तय है। जनता को भी पता है कि हमारे राजा जो बनेगा इसी खानदान में से बनेगा। तो यहाँ पे चुनाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। और जहाँ पे तानाशाही स्थिति होती है वहाँ पर भी जो एक व्यक्ति समूह के हाथ में ही सारी ताकत होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्र में एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। दूसरा, लोकतंत्र अपने कार्य के प्रति जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि उसको जवाब देना होता है, क्योंकि जनता ने उनको गद्दी पे बिठाया, सत्ता में लाई है। तो अपने हर कार्य के जनमत निर्माण करना, जनता को संतुष्ट करना, क्योंकि जनता अगर संतुष्ट नहीं हुई तो जनता उनको पद से हटा भी सकती है। जबकि गैर लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जनता के पास पावर ही नहीं है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, जनता के पक्ष में लिए जाते हैं, जबकि गैर लोकतंत्र में ये आवश्यक नहीं है कि जनता का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर लोकतंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो लोकतंत्र सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कार्य करती है। मतलब जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, सामाजिक हित के लिए कार्य करती हैं, अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जबकि गैर लोकतंत्र में जो व्यक्ति विशेष होता है किसी एक व्यक्ति का, वो केवल अपना हित देखता है या अपने समूह का हित देखता है, उसको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका भी यहाँ पर है। अगर कोई मतभेद हो जाते हैं, कोई आपस में टकराव हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसको भी लोकतंत्र में संभाला जाता है। इसके लिए बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर शासन के अंग हैं जो इन मतभेदों को, टकराव को टालना जो है चाहते हैं। सरकार इसके लिए कोशिश करती है, विभिन्न चर्चाओं के द्वारा, बैठकों के द्वारा। मतलब जनता को अवसर मिलते हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं और आपको सरकार के द्वारा आपकी बातों का जो है, अगर सरकार उचित मांगे हैं, यहाँ पे ध्यान आती है, क्योंकि कई बार अनुचित मांगे भी होती हैं, उनको सरकार पूरा नहीं करती। पर अगर मांगे उचित हैं तो सरकार आपकी उचित मांगों का आपको जो है लाभ देती है। फिर लोकतंत्र ही वो शासन व्यवस्था है जो नागरिकों की गरिमा और सम्मान को, उसकी आज़ादी को बनाए रखने का प्रयास करती है। जैसे अपन कुछ अतीत में जाते हैं तो बहुत सारे वर्ग अपन ने देखे थे कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में या पुराने समय में शोषण का शिकार थे वो, तो अब सरकार ने उनको जो है बेहतर अवस्था में लाने के लिए प्रयास किए हैं, क्योंकि वो उनकी आज़ादी, उनकी गरिमा, उनके सम्मान को बनाए रखना चाहती है। जबकि गैर लोकतंत्र में जनता की परवाह नहीं होती है, उन्हें केवल अपने ही लोगों से मतलब होता है और इनको किसी को अपने निर्णय जो है बताने की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे राजतंत्र में राजा ने जो आदेश दे दिया वही कानून बन जाता है, जबकि यहाँ पे कानून की एक लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद, लंबी चर्चाओं के बाद, बैठकों के बाद निर्णय लिए जाते हैं। जबकि लोकतंत्र के अलावा जहाँ शासन प्रणाली है वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है लोकतंत्र में कि जनता को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है। गलतियाँ ने अगर उसे लगता है कि अरे कोई गलत हमने निर्णय दे दिया है, तो चुनाव में वो अपना, अगर उसको लगता है कि नहीं हमारा निर्णय सही था, तो अगले 5 साल के लिए पुनः उस पार्टी को मौका दे सकती है। पर कहीं नहीं है तो गलतियों को सुधार भी सकती है, किसी अन्य को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे हमने यहाँ पे इसके पक्ष में तर्क देखे, प्लस हमने इसके साथ साथ लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में कुछ अंतर भी देख लिए कि यहाँ पे जनता की राय की अहमियत है, जनता की राय की अहमियत नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्रता है, मीडिया आपने देखा होगा स्वतंत्रता होती है, लोग आलोचना कर सकते हैं सरकार की, अखबारों में आप पढ़ते हैं, दूरदर्शन पे आप देखते हैं, टीवी में आप देखते हैं, समाचार में देखते हैं, लोग अपनी राय रखते हैं। अगर सरकार से उनका मनमुटाव है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, आलोचना करने का अधिकार है, प्रेस को स्वतंत्रता है। किंतु यहाँ पर तो स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पे तो आलोचना करने वालों को दंड देने का प्रावधान है, वहाँ कोई सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। लोकतंत्र में कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंच सकता है, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। किंतु यहाँ पर जो सरकार के या उस व्यक्ति समूह के या उस व्यक्ति विशेष के जो
एक तरह से अपने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो आगे आगे करते हैं, उसका जो बढ़ावा देते हैं, उसको चापलूसी करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं। लोकतंत्र में कोई भी अपना संगठन बना सकता है, सभाओं कर सकता है, सरकार के खिलाफ बोल सकता है। यहाँ पर किसी को संगठन संघ बनाने की अनुमति नहीं होती। तो ये एक तरह से हम लोकतंत्र के पक्ष में भी देख रहे हैं और साथ के साथ हम गैर लोकतंत्र से उसकी तुलना भी कर रहे हैं। तो एक तरह से हम इसको यहाँ बता रहे हैं कि लोकतंत्र जो है, अभी भी लोग लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था मानते हैं। पर कहीं कहीं देखिए कोई विपक्ष में भी होता है, कई लोग इसकी कमियां भी निकालते हैं। कमियों में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर स्थिरता तो रहती ही नहीं है। अब कई कहते हैं कि राजतंत्र में तो पता है कि भाई यही खानदान जो है, यही वंश जो है, इसी के लोग जो आएंगे, यहाँ तो अस्थिरता है, नेता बदलते रहते हैं, नेता दल बदल भी कर लेते हैं, तो एक समय जो है लंबे समय तक कोई शासन टिकता ही नहीं है, तो ये अस्थिरता। फिर कहते हैं कि राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, गतिरोध रहता है, आपस में दूसरे से तालमेल नहीं होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष की बुराई करता रहता है, पक्ष विपक्ष जो होते हैं एक दूसरे के आलोचना प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि भाई तानाशाहियों में, निरंकुश में, यहाँ पर राजाओं के शासन में तो एक आदेश दे दिया, वही कानून बन गया। यहाँ तो कानून बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतने लंबे विचार विमर्श होंगे, ठीक है, फैसले लिए जाएंगे, चर्चाएं होंगी, बैठक होंगी, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं, इतनी देरी होती है। तो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है इसमें। खर्चीली प्रणाली है चुनाव प्रणाली, पूरा तंत्र इसमें लग जाता है, ठीक है, सरकारी विभाग जो है सारे इसमें उनके ड्यूटियां लग जाती हैं। तो खर्चीली प्रणाली भी बहुत धन का, समय का अपव्यय होता है इसमें। यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग भी होता है, यहाँ पर धांधलियाँ भी होती है चुनाव में। तो बहुत सारी बातें हैं जो इसके विपक्ष में इसको हैं। पर अगर फिर भी अपन कुछ बातें इसकी को गुण के रूप में ले लें कि मान लो किसी ने कहा कि फैसले में देरी होती है, तो फैसले में देरी होती है तो वो एक अच्छे के लिए होती है, क्योंकि जो निर्णय देरी से आते हैं वो लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक उनका महत्व होता है। क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय जो ले जाते हैं कि वो निर्णय गलत भी साबित हो जाते हैं। तो चुनाव अगर हो रहे हैं तो खर्च तो हो रहा है, पर चुनाव के जरिए एक व्यक्ति को अधिकार तो मिल रहा है कि वो अपने नेता को चुनने का हक रखती है। और भ्रष्टाचार तो हर जगह ही है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं तो क्या तानाशाही में भ्रष्टाचार नहीं है, धांधलियाँ नहीं, वहाँ पर भी धांधलियाँ ये हैं। तो ये इसका यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा। फिर हम देखते हैं गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि, मतलब वायदे करते हैं लोग, चुनाव में खड़े होते हैं तो वायदे क्यों करते हैं वो, कि हम आपके हित के लिए कार्य करेंगे, समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। तो इससे क्या होता है, जनता का भला होता है। नीतियाँ जो बनाई जाती है जनमत को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जनमत संग्रह होता है, तो कार्यकुशलता में क्या आती है, वृद्धि होती है, कार्यकुशल शासन बनता है इसमें। सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, क्योंकि जनता अपनी राय प्रकट करती है, जनमत निर्माण होता है, विभिन्न साधन होते हैं उनके पास जिसके जरिए वो अपनी राय प्रकट करती है। कहीं वो अपना हस्ताक्षर अभियान चला रही है, कहीं रैलियाँ निकाल रही है, मतलब मांगे बनवाने के वो कई प्रकार के तरीके होते हैं, उनसे वो अपना कार्य करती है। सार्वजनिक हित में कार्य की जाती है तो नैतिक शिक्षा का साधन ही है। कर्तव्य प्रिय लोग हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको एक अधिकार मिला है, तो उनमें एक नैतिकता की भावना जागती है कि हम देश के लिए कुछ करें, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ करें। तो सार्वजनिक हित में कार्य करने का उनका प्रयास होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। देशभक्ति की शिक्षा, आज अपने आप ही हमारे मन में देश के प्रति एक भक्ति की भावना आ जाती है, देशभक्ति की भावना आ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास इतने अधिकार आ जाते हैं तो हमारे पास एक भावना विकसित हो जाती है, देश के प्रति अपनत्व की भावना। हम देश से प्रेम करते हैं, हम उसके भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नुकसान हो, हम सब देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश की भलाई हमारी भलाई। हम अगर अपना चरित्र उत्तम रखेंगे तो देश का विकास होगा। तो अपने आप ही हमारे मन में देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। फिर अभी मैंने आपको पहले कहा था क्रांति से सुरक्षा। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर क्रांतियाँ होती हैं लोकतंत्र को लाने के लिए, पर हमारे यहाँ तो ऑलरेडी क्रांति की संभावना है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। इसलिए यहाँ पर क्रांति से क्या है, सुरक्षा है, क्योंकि जनता के पास इतनी बड़ी पावर है अपनी सरकार चुनने की, तो जनता को क्रांति करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, क्रांति आंदोलन होते हैं वो अपनी कुछ मांगों के लिए, तो अगर मांगे उचित हैं तो सरकार मांगती है, उनको देती है, मांगों पर हक देती है, और अगर अनुचित है तो मांगे नहीं मानी जा सकती।
फिर हमारे स्वतंत्रता समानता पर आधारित होता है लोकतंत्र। सभी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग के लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको समानता का अधिकार है। आपने अधिकार पढ़े होंगे छोटी क्लास में, बहुत सारे अधिकार हमको सरकार से मिले हैं, संविधान से मिले हैं ये। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे देश में है या लोकतंत्र में है कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो न्यायपालिका में जा सकता है और न्यायपालिका में उसको अपने लिए निर्णय लाने की एक संभावना भी इसको मिलती है, जहाँ पे वो अपना पक्ष रख सकता है और यहाँ पे इसको निर्णय अपने पक्ष में मिलने की गुंजाइश भी होती है। अगर उसका दावा सही है, अगर उसकी मांग सही है, तो इसके लिए यहाँ पर एक न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आज पूरा समझाया है उसके बारे में पॉइंट्स बना करके काम करना है। कैसे पॉइंट्स, कि पहले तो आप बताएंगे कि भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या है। किसे कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन, जहाँ पे जनता अपने जो है माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है और बहुमत प्राप्त जो दल होता है वो शासन करता है। परिभाषा मैंने आपको बताई थी अब्राहम लिंकन की, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो है। फिर हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी। यहाँ पर ये लोकतंत्र की विशेषताएं, जनता का शासन, जनता के द्वारा निर्मित शासन, विकासशील शासन, साधन है, साध्य नहीं, ठीक है, जनता द्वारा निर्मित शासन, ये हो गया। फिर हमने देखा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष में सीधे सीधे डायरेक्ट जो चुनती है, अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधियों के माध्यम से। हमारे यहाँ कौन सा है? अप्रत्यक्ष है। फिर दो रूप हमने देखे थे, संसदीय अध्यक्षात्मक। संसदीय अध्यक्षात्मक आदर्श कौन है? संसदीय में ब्रिटेन किया जाता है, इसमें अध्यक्षात्मक में अमेरिका आ जाती है। और एक मिश्रित प्रणाली है, वो किसकी है? ये स्विट्जरलैंड की आ जाती है। यहाँ पर ये व्यवस्था है। फिर हमने यहाँ पे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखे, प्लस इन दोनों के बीच का हम अंतर भी करेंगे। तो ये आप थोड़े थोड़े से पॉइंट्स बना बना के इस टॉपिक को करेंगे। और ये हमने कुछ विपक्ष में तर्क देखे। हो सकता है कहीं आपको ये क्लियर नहीं दिख पा रहा हो, तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो जितना आपको समझ में आ रहा है उतने आप उसमें पॉइंट्स बना करके और कर लेंगे। और ये यहाँ पर हमने गुण देखे। गुण अभी बच्चों और हैं, गुण के बाद हम इसके और दोष भी देखेंगे और बाद में हम ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र के संचालन के लिए और कौन कौन सी परिस्थितियाँ होनी चाहिए लोकतंत्र के संचालन के लिए। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आज आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो क्लास में पढ़ाई अच्छे से हो पाए इसके लिए क्या होनी चाहिए? क्लास में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। एक मिनट समझा रही हूँ संचालन के लिए। जैसे देश में भी लोकतंत्र का संचालन करना है तो देश में भी क्या होनी चाहिए? शांति व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इनमें से पॉइंट्स बना करके और कॉपी में करेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों। ओके।